नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रुक्मणी विज्ञान फिजिक्स की बात करें, ये बुक अब समाप्ति की तरफ हो चुकी है। कल ये जो बुक है ना पूरी समाप्त हो जाएगी फिजिक्स की। आज की टॉपिक की बात करें, आज हम करेंगे मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आधुनिक भौतिकी। कल लास्ट टॉपिक होगा, एक छोटा सा चैप्टर बचा हुआ है, इसमें 20-25 क्वेश्चन है, उसको करके हम खत्म कर देंगे। उसके बाद आपकी रेलवे एग्जाम्स को लेकर नई सीरीज शुरू होगी, मिक्स जीके की अलग, और हम साइंस में एक बायो का अलग शुरू करेंगे, एक फिजिक्स का अलग शुरू करेंगे। डेली 30 क्वेश्चन इसमें करेंगे, डेली 40 क्वेश्चन इसमें करेंगे। ठीक, तैयार रहिएगा, रेडी रहिएगा सभी लोग। और आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, बेल का आइकन भी क्लिक कर लो, जिससे आने वाले सारे वीडियो की अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन मिलते हैं। देखिए एसएससी के भी बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, जिसमें जीडी के 25,000 वैकेंसी के फॉर्म आप भर चुके हो अगस्त में। ठीक है, लास्ट डेट 31 अगस्त था। 15 तारीख से कुछ नए बैच स्टार्ट किए, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हो। यहाँ पे बात करें कौन कौन से बैचेज हैं, तो टीम ऑल स्टार्स बैच है सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम के लिए, 15 सितंबर से ये बैच आ रहा है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा सीटी एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र बैच है, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम को कवर करेगा, 15 तारीख से ये भी बैच आ रहा है। जीडी एग्जाम के लिए एक बैच है, लक्ष्य बैच है, फाउंडेशन बैच है, सीपीओ एग्जाम के लिए जो आपका टारगेट है कि एसएससी एग्जाम को 2022-23 में आपको क्रैक करना है किसी प्रकार से, तो आप 1 ईयर या 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता 1 ईयर 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन में, तो आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट रहने वाले हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। सीजीएल सीएचएसएल के लिए यहाँ पे 15 सितंबर से ये फुल ईयर, यहाँ पे देखो कोई भी कोर्सेज होगी उसकी ड्यूरेशन 1 ईयर होगी। ठीक, ये कोड आप याद रखिएगा, ये जरूरी है बहुत, 10% का डिस्काउंट यहाँ से आपको फ्लैट मिलेगा। ठीक, चलिए, और अगर जो आप सीरियस हो थोड़ा सा भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, या फिर कमेंट्स कर सकते हो कि सर मुझे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, तो ये डिस्काउंट थोड़ा सा बढ़ भी सकता है। ठीक, चलिए ये देखिए एक नया फीचर आया इसके डाउट का, प्लस वालों के लिए कोई भी डाउट यहाँ से क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा रेज हैंड का ऑप्शन है, यानी कि लाइव क्लास के दौरान जो भी एडुकेटर आपको पढ़ा रहा है उससे बात भी कर सकते हो। ठीक, और हर संडे यहाँ पे एसएससी मेगा कॉम्बैक्ट चलता है, जहाँ पे आप 40 क्वेश्चन को के आंसर 50 मिनट में देने होते हैं। ये कोड यूज करके ज्वाइन हो जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट देने और स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलेगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर का नाम मैंने बता दिया है, मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी के क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले, आधुनिक भौतिकी के क्वेश्चन करने वाले। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है? किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए क्या आंसर होगा, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त तरंगे, अवरक्त तरंगे, ऑप्शन नंबर टी राइट आंसर होगा। अवरक्त चुंबक तरंगों की बात करें, एक प्रकार की कैसे तरंगे होती हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। कैसी? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अवरक्त किरणों की बात करें, इंफ्रारेड की खोज किसने की थी भाई? हर्सल ने इसकी खोज की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। किसने की थी? हर्सल ने खोज की थी। ठीक, इसी प्रकार से पराबैंगनी किरणों की बात करें, यूवी रे जिसको बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज रिटर ने की थी, ये भी ध्यान रखिएगा, खोज भी पूछा जाता है। गामा रेज की बात करें, गामा रेज की बात करें, खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने की थी। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, उसको भी याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है उसे क्या कहते हैं? जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है, इसे क्या बोलते हैं? आप मुझे कमेंट्स करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट्स करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। परावर्तित करती है, इसे क्या बोलते हैं? रेडियो तरंगों को फिर से रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी कि पृथ्वी पर परावर्तित करते हैं। ये परावर्तित करती है तभी तो हमारे जो टेलीविजन होते हैं वो चलते हैं। ठीक, बताइए क्या आंसर होगा इसका? क्या आंसर होगा इसका? चलिए चलिए, पृथ्वी की परत की बात करेगा, जो पृथ्वी के पर सबसे ऊपरी वाली परत को क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी बोलते हैं। ठीक, उसके उसके आप जाओगे यहाँ पे बात करें, अंदर अंदर की बात करूंगा, जो मैं अंदर की बात करूं, अंदर ये जमीन वाले भाग को, यहाँ यहाँ पे अगर जो मैं इसको बात करूं, इसको दो भागों में बांट दूं ये हुए, तो सबसे ऊपरी भाग आपका भूपर्पटी हो गया। नीचे जाओगे भूपर्पटी के बाद क्रस्ट के बाद एक आता है मेंटल, मेंटल जिसे बोलते हैं कोर। ठीक, मेंटल, मेंटल जिसे इंग्लिश में सॉरी मेंटल को मेंटल ही बोलते हैं। उसके बाद आपका लास्ट वाला आता है कोर। ठीक है, तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, यानी कि भूपर्पटी, मेंटल, और यहाँ पे कोर में आपका दो होता है, एक बाह्य होता है एक अंदर होती है। ये तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात हो गई। अगर जो मैं बाहरी संरचना की बात करूं तो इसका क्या होगा? इसका क्या होगा?
इसका बताइए क्या होगा भाई, पृथ्वी की बाहरी संरचना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है। इसका आंसर होगा आयन मंडल। आयन मंडल रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करती है, और पृथ्वी से लगभग लगभग 80 किलोमीटर जो के बाद का संपूर्ण होता है वायुमंडल का, वो आयन मंडल कहलाता है। ठीक, समताप मंडल की बात करें, यहाँ पे ताप समान रहती है। ठीक, क्षोभ मंडल क्या होती है, यहाँ पर देखो समताप मंडल में ही जो आपके एयरप्लेन होते हैं वो उड़ते हैं। ठीक, चलिए, क्षोभ मंडल जो पहला मंडल होता है उसी में सारी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। अगर जो ये मैंने आंतरिक क्रम जो है क्रम बताया, अगर जो मान लो ये पृथ्वी अर्थ है, ये अर्थ मान लो, ठीक, तो इसके ऊपर सबसे पहला मंडल होता है ये क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल को बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। उसके ऊपर जाओगे तो समताप मंडल होता है, समताप मंडल, समताप मंडल। अब देखो इस मौसमी संबंधी घटना इसमें हो जाती है। समतापमंडल में मौसम समान रहता है, जो आपके फ्लाइट होते हैं, जहाज उड़ते हैं, इसी में उड़ते हैं। इसके आप ऊपर जाओगे मध्य मंडल मिलेगा, उसके ऊपर जाओगे आयन मंडल होगा, उसके ऊपर जाओगे बाह्य मंडल होगा। ठीक है, तो आयन मंडल में ही यहाँ पे जो रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते। देखो पृथ्वी की आकृति कुछ इस प्रकार से है, हम यहाँ पे अगर जो सैटेलाइट भेज देते हैं तो ये सैटेलाइट इतना कवर कर लेगा, इतना कवर कर लेगा, लेकिन एक निश्चित दूरी के बाद वो नहीं पहुंच पाती। तो इसका आंसर होगा पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां तक नहीं पहुंच पाता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, रडार का प्रयोग होता है। तो रडार के प्रयोग की बात करें, वायुयान जैसी वस्तुओं की पहचान व स्थिति निर्धारण के लिए रडार का प्रयोग करते हैं। RADAR होता है। ठीक, इसका पूरा नाम कई बार एग्जामों में पूछा गया है, इसका पूरा नाम क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये होता रडार का पूरा नाम, याद रखोगे ना। चलो, इसका आविष्कार किसने किया था रडार का, सर वॉटसन वॉट, रॉबर्ट्स वॉटसन वॉट। ठीक, चलो आगे चले। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, परमाणु की प्रभावित त्रिज्या कितनी होती है। तो परमाणु की प्रभावित त्रिज्या की बात करें 10⁻⁻10 मीटर होती है, ऑप्शन नंबर बी। परमाणु के नाभिक के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, तो ये भी ध्यान रखिए, परमाणु के नाभिक के बारे में सर्वप्रथम बताया था रदरफोर्ड ने, ऑप्शन ये तो क्वेश्चन पूछा नहीं, मैंने अपने तरफ से बताया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, एक धात्विक लक्ष्य या टारगेट पर उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉनों के अचानक टकराने के कारण उत्पन्न होती है। तो धात्विक लक्ष्य या टारगेट पर उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉनों के अचानक टकराने से एक्स किरणें उत्पन्न होती है। एक्स किरणों की खोज पूछा जाता किसने की थी, तो ये की थी विलियम रॉन्टजन ने। विलियम रॉन्टजन ने एक्स किरणों की खोज की थी, इसको आप याद रखोगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें, नेक्स्ट है 7, यूरेनियम 235 नाभिक में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस यहाँ पे बात हो रही है, न्यूक्लियस पूछ रहा है भाई, क्या आंसर होगा यहाँ पे। इसमें देखो यूरेनियम 235 U235 की बात करें तो ये क्या होता है, इसमें प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होगी, 235 होगी। 92 U235 इस प्रकार से लिखते हैं ना, तो इसमें कितनी होगी, 235 ही होगी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें 8, एक भारी नाभिक न्यूक्लियस के ताक्षणिक विघटन की परिघटना क्या कहलाती है भाई। तो एक भारी नाभिक, एक भारी नाभिक, क्या आंसर होगा भाई यहाँ पे, क्या आंसर होगा यहाँ पे, न्यूक्लियस के ताक्षणिक विघटन की परिघटना क्या कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, या हम कहेंगे विघटन, ये हिंदी में देखो विघटन ताबिका, इसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 9 की बात करें, परमाणु के नाभिक परिवर्तन के फलस्वरूप तरंगे या किरणें कौन सी होती हैं। तो परमाणु के नाभिक परिवर्तन के फलस्वरूप तरंगे या किरणों की बात करें, ये गामा होती है, गामा यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक, गामा किरणों की खोज किसने की थी, याद रखिएगा पॉल विलार्ड ने गामा किरणों की खोज की थी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 10 की बात करें, रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का प्रयोग की बात करें, कार्बन डेटिंग जो जिसे बोलते हैं, इसका प्रयोग जीवाश्मों की आयु निर्धारण हेतु किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। जीवाश्मों की आयु निर्धारण हेतु यहाँ पे रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए कार्बन डेटिंग विधि की खोज, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन डेटिंग जो मेथड है इसकी खोज किसने की थी। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, इसकी खोज किसने की थी भाई कार्बन डेटिंग मेथड की,
लिविंग, लिविंग नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने की थी। ठीक, चलिए 11 की बात कर लेते हैं। क्या है 11? पृथ्वी के आयु का आकलन कैसे करते हैं? तो पृथ्वी का आयु के आकलन की बात करें यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा या यूरेनियम डेटिंग मेथड द्वारा। 12 की बात करें परमाणु विस्फोट में अत्यधिक ऊर्जा निकलने का कारण क्या होता है? परमाणु विस्फोट में अत्यधिक ऊर्जा निकलने के कारण है इसका द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर बात करें 13, सूर्य में ऊर्जा के जनन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सूर्य में ऊर्जा के जनन की प्रक्रिया हाइड्रोजन का संलयन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, हाइड्रोजन का संलयन। क्वेश्चन नंबर बात करें नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से आइंस्टाइन ने खोज क्या की थी? आइंस्टाइन की बात करें, क्या खोज की थी भाई? प्रकाश विद्युत प्रभाव या एक्सरेज? नहीं, गलत है। विघटन विघटन ये रेडियो एक्टिविता? नहीं। प्रकाश विद्युत प्रभाव, सापेक्षकता का सिद्धांत, ये सही है भाई, सापेक्षकता के सिद्धांत या प्रकाश विद्युत प्रभाव। ई बराबर एम सी स्क्वायर के बारे में जानते होंगे, किसका समीकरण है? आइंस्टीन का समीकरण है। जहां पे ई क्या है? ई एनर्जी है, ई ऊर्जा है। यम क्या है? यम आपका मास है। और सी की बात करें, सी क्या है भाई? सी आपका लाइट ऑफ स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट है, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट। क्या स्पीड ऑफ लाइट आप जानते हो? हाँ, प्रकाश का वेग जानते होगे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश की स्पीड। ठीक, चलिए प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए यहाँ पे आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, जिस मंदाकिनी में सौर मंडल है उसका नाम क्या है? जिस मंदाकिनी में सौर मंडल है उसको हम बोलते हैं आकाश गंगा या बोलते हैं मिल्की वे, मिल्की वे या आकाश गंगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो। 16 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल में नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या निहारिकाएं। तो सौर मंडल में भाई क्षुद्र ग्रह भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, एस्ट्रॉइड बोलते हैं क्षुद्र ग्रह को, धूमकेतु भी देखने को मिलेंगे, इसके अलावा ग्रह भी देखने को मिले, निहारिकाएं इसको क्या बोलते हैं? नेबुला। ठीक, ये आपको नहीं मिलेगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें 17, कौन से ग्रहों के उपग्रह उनकी परिक्रमा नहीं करते? भाई मंगल शुक्र, बुध शुक्र, मंगल बुध ने। यार एक चीज आपको पता होना चाहिए कि सूर्य के बाद आपके ग्रह की बात करें, ये सन है, तो पहले कौन सा ग्रह आता है? बुध आता है। ठीक, उसके बाद आता है शुक्र। आपसे पूछा जाता है सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो सबसे गर्म ग्रह में सूर्य के नजदीक बुध है, लेकिन बुध नहीं, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। ठीक, क्योंकि CO2 की मात्रा यहाँ पे सर्वाधिक है। ठीक, और ध्यान रखिएगा, और ये दोनों जो ग्रह है बुध और शुक्र, इनका कोई उपग्रह नहीं है, इनका कोई सैटेलाइट नहीं है, इसलिए इनके उपग्रह परिक्रमा नहीं करेंगे, तो बुध और शुक्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर ले। 18 क्या है? 18 है आपका, हमें सदैव चंद्रमा का एक ही पार्श्व दिखाई देने का कारण क्या है? हमें सदैव चंद्रमा का एक ही पार्श्व क्यों दिखाई देता है? क्योंकि चंद्रमा की अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा अवधि के बराबर होना, इसलिए हमें चंद्रमा का एक ही पार्श्व हमेशा दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, 19 क्या है? विभिन्न तरंगदैर्घ्य की निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों का पर विचार करिए। इसका आंसर बताइए क्या होगा भाई? क्या होगा भाई? क्या होगा? आरोही क्रम में तरंगदैर्घ्यों का विन्यास क्या होगा भाई? विभिन्न चुंबकीय तरंगों को आरोही क्रम में तरंगदैर्घ्य क्या होगा भाई? सबसे पहले एक्सरे जाएगा। ठीक, ये आपका बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक, एक्सरे विद्युत चुंबकीय तरंगों का। ठीक, किस हिसाब से? तरंगदैर्घ्य के हिसाब से। सबसे पहले एक्सरेज अगर जो हम देखें तो सबसे ये एक्सरे आएगा। एक्सरे, इसकी तरंगदैर्घ्य की बात करें 10⁻⁻8 से 10⁻10 होता है। ठीक, उसके बाद क्या आएगा? पराबैंगनी यूवी रेज, यूवी रेज आएगा। ठीक, इसके बाद क्या आएगा? सूक्ष्म तरंगे। ठीक, जिसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव, इस एक आती है। उसके बाद रेडियो तरंगे। तो ये क्रम आप देख लो कौन सा सही होगा, क्रम देख लो कौन सा सही होगा। पहले पे आपका 3, दूसरे पे आपका यूवी रेज पराबैंगनी, यानी कि आपका 1 3 1 3 1 2 4, 3 1 2 4। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 20 की बात करें, यक्स किरणें वास्तव में है, तो एक्स किरणें की बात करें, वास्तव में ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे थे। 21 क्या है? 21 है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ अतिचालक है? अतिचालक बताइए। देखो ये जो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, सिरेमिक है, क्वार्ट्ज है, ये सारे क्या होते हैं भाई? अर्धचालक होते हैं। अतिचालक आपसे पूछ रहा है सिरेमिक, क्या होगा? सिरेमिक। ठीक, सिरेमिक। अतिचालक क्या होगा? सिरेमिक। अर्धचालक क्या होता है? सेमीकंडक्टर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे बात करें, इसका आंसर हो जाएगा क्या आंसर होगा भाई? एक दो एक तीन सिलिकॉन क्वार्ट्ज, क्या आंसर होगा यहाँ पे बताइए एक बार बताइए तो क्या आंसर होगा?
अतिचालक या फिर सॉरी यहाँ पे अर्धचालक दिया है भाई, अतिचालक नहीं अर्धचालक है, ठीक अर्धचालक है। तो जो सिरेमिक सिलिकॉन जर्मेनियम, वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे इसका आंसर होगा तीनों अर्धचालक है भाई, सिलिकॉन सिरेमिक जर्मेनियम तीनों अर्धचालक है, ठीक ये नहीं है क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज अलग पदार्थ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। 22 क्या है? क्रांतिवृत्त शब्द का प्रयोग, क्रांतिवृत्त शब्द का प्रयोग वर्ष भर के दौरान आकाश में सूर्य के पथ के लिए करते हैं, ठीक। क्रांतिवृत्त जिसको बोलते हैं एलिप्टिक, एलिप्टिक ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 23 की बात करें, अंतरिक्ष यान के उच्च परिक्रमा कक्ष से निम्न कक्ष को आने पर उसका वेग क्या होता है? तो अंतरिक्ष यान के उच्च परिक्रमा कक्ष से निम्न कक्ष में आने पर उसके वेग की बात करें, ये बढ़ जाता, ऑप्शन नंबर सी। 24 की बात करें, यूरेनियम 235 में विखंडन तब होता है जब क्या होता है? तो यूरेनियम 235 में विखंडन तभी होगा जब मंद गतिक न्यूट्रॉन का परिग्रहण करता है, मंद गतिक न्यूट्रॉन परिग्रहण करता, ऑप्शन नंबर सी। 25 की बात करें, हाइड्रोजन बम की बात करें, यहाँ पे हाइड्रोजन बम क्या होता है? हाइड्रोजन बम की बात करें, ये नियंत्रित संलयन अभिक्रिया के नियम पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक ध्यान रखिएगा। चलिए और बचे क्वेश्चन भाई 25 के बाद, 25 के बाद और क्वेश्चन है 26। हाँ, एक स्थिर न्यूक्लियस में प्रोटॉनों के मध्य परस्पर स्थिर वैद्युत बल क्या होता है? एक स्थिर न्यूक्लियस में प्रोटॉनों के मध्य परस्पर स्थिर वैद्युत बल की बात करें, ये नाभिकीय बल के अपेक्षा निर्बल होता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा यहाँ पे। 27 की बात करें, कोबाल्ट 60 में कौन सी किरण निकलती है? कोबाल्ट 60 की बात करें, इससे गामा रेज निकलती है, ऑप्शन नंबर बी गामा रेज निकलती है, ठीक। कोबाल्ट 60 एक समस्थानिक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 28 क्या है? 28 आपका वैज्ञानिक और उनके आविष्कारों का मिलान करना है। एक तरफ वैज्ञानिक है, एक तरफ उनके आविष्कार है। चलिए मिलान कर लेते हैं भाई। मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया था? रेडियो का। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। जे एल बेयर ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। थॉमस एल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? तो ये ग्रामोफोन का, ग्रामोफोन का, ग्रामोफोन का, ठीक। चलिए प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर पार्कस ने, ठीक। चलिए आगे चलें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 29। वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो वायुमंडल की ओजोन परत हमें यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट किरणें यूवी रेस से बताती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक। किसने खोज की थी यूवी रेस की? रिटर ने। नेक्स्ट, किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? तो हवाई जहाज की ऊंचाई मापते हैं अल्टीमीटर से, अल्टीमीटर ऑप्शन नंबर इसका बी ए हो जाएगा, ठीक। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? इससे मापते हैं वायु की गति, वायु की गति मापते हैं। बैरोमीटर से क्या मापते हैं भाई? बैरोमीटर से क्या नापते हैं बताइए? बैरोमीटर से क्या मापते हैं हम? दाब मापते हैं, द्रव दाब मापते हैं, ठीक। द्रव दाब मापते हैं बैरोमीटर से, ठीक। एक आपका आता है ऑक्सीमीटर, ऑक्सीमीटर से हम ऑक्सीजन की क्षमता नापते हैं, ऑक्सीजन लेवल मापते हैं, ठीक, ऑक्सीमीटर। चलिए आगे चलें, क्वेश्चन नंबर बात करें नेक्स्ट 31। 31 है, अक्ल के दांत आमतौर पर किस उम्र सीमा में पैदा होता है? अक्ल के दांत, अक्ल के दांत, इसका आंसर क्या होगा? अक्ल के दांत की बात करें, ये आमतौर पर 17 से 30 वर्ष की उम्र में निकलता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अक्ल के दांत जिसे विजडम टीथ बोलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है दांतों संबंध, दांतों के संबंधी दांतों संबंधी विज्ञान, दांतों, दांतों संबंधी अध्ययन को, अध्ययन को किसके अंतर्गत करते हैं? तो ये करते हैं ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत दांतों संबंधी विज्ञान का अध्ययन करते हैं, ठीक। मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार निकलते हैं, ये आपको पता होगा, एक दूध दांत होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, एक्सरे का शोधक किया था किसने? एक्सरे, एक्सरे की खोज किसने की थी भाई? रोंटगन ने, ये तो हम बता ही चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 33 की बात करें, एक्स किरणें पार नहीं कर सकती, तो एक्स किरणें की बात करें यहाँ पे मानव अस्थियों को पार नहीं कर सकती, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, प्रत्येक फोटान के साथ संबंध ऊर्जा कितनी बार होती है? तो प्रत्येक फोटान के साथ संबंध ऊर्जा की बात करें तो इज इक्वल टू एच वी होता है ना, इज इक्वल टू एच वी होता है, ठीक। और यहाँ पर बात करें ई बराबर एच वी होता है, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा भाई? इसका बताइए क्या आंसर होगा, ठीक है, क्या होगा आंसर, एक बार कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। प्रकाश तरंग द्वारा दूरी तरंग दैर्घ्य देखो, चलिए यहाँ पे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 34 का।
परमाणु बम की खोज किसने की थी? परमाणु बम की, तो परमाणु बम की खोज किसने की थी? ऑटो हॉर्न ने। ऑटो हॉर्न यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें नेक्स्ट हमारा 36। 36 क्या भाई? 36 है। 36 का बताइए क्या होगा? सर सीवी रमन की उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो सीवी रमन ने किसकी खोज की थी जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। ऑप्शन नंबर ए। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं। इस दिन रमन इफेक्ट की खोज की थी किसने? सीवी रमन ने। इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए कब दिया गया? 1930 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। क्वेश्चन नंबर बात करें 37। एक टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किसका उपयोग करती है? तो टीवी रिमोट कंट्रोल सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करते हैं। अभी तो ब्लूटूथ वाले आ गए हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कैसी हैं? तो सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणों की बात करें ऑप्शन के हिसाब से गामा रेज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 39। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर बनाया जाता है? तो हाइड्रोजन बम की बात करें ये न्यूक्लियस फ्यूजन सिद्धांत पर बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। हाइड्रोजन बम का निर्माण किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। ठीक, हाइड्रोजन बम का निर्माण किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। और परमाणु बम का निर्माण किसने किया था? ओपन हीमर ने। ठीक, चलिए ये तो आज का क्लास था। अब देखो इसमें एक चैप्टर और बचता है, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, एक्स के लिए। ये चैप्टर हम कल करके आपको पूरा फिजिक्स ये खत्म कर देंगे, प्लेलिस्ट बना देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे टारगेट करेंगे कि किस प्रकार से हम आने वाले 40 दिनों में तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आपके जो भी टाइम बचा हुआ है रेलवे ग्रुप डी को लेके, एमटीएस को लेके, एसएससी जीडी को लेके, बने रहिए हमारे साथ, यानी कि एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।